नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे मगध का उत्कर्ष पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ चुका था मगध की उत्कर्ष का क्या क्या कारण है, एक चीज। दूसरा हरियंक वंश। अब इस में पढ़ेंगे शिशुनाग वंश और इसके सारे राजाओं के बारे में, और नंद वंश और इसके सारे राजाओं के बारे में। अंत तक बने रहिए वीडियो में, आपको लॉजिकली सब कुछ याद हो जाएगा वीडियो देखते देखते। ठीक है। पिछले वीडियो हम लोगों ने एक ट्रिक्स बनाया था हसीन माशुका, मासुक प्लस आ, को प्लस आ का जो अगर संधि विच्छेद जो संधि कीजिएगा को प्लस आ, तो हिंदी में पता ही है का हो जाता है, तो इसी आ को आर काट के माशुका कर देते हैं। तो ये जो 6 डायनेस्टी है, एक के बाद ये खत्म होता है ये शुरू होता है, ये खत्म होता है ये शुरू होता है, ऐसे करते करते लास्ट तक जो वंश होता है एकदम सीरियली आपको उसकी टाइमिंग याद रहेगी। एकदम अच्छे से पढ़ाई करने के लिए सबका टाइमिंग आपको याद रखना बहुत जरूरी है। हरियक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और लास्ट में जो आ बचता है आंध्र सातवाहन वंश। और सारे में ऐसे होता है, इसके पिछले वाले वंश के आखिरी राजा को मार के दूसरे राजवंश का पहला राजा गद्दी पर बैठता है। सबका ये सीरीज है। ठीक है। इसके बाद विदेशियों का आक्रमण होता है, हिंदी, यूनानी, शक, पहलव, कुषाणों का, तो उसको अलग से पढ़ते हैं। हसीन माशुका, यहाँ तक को कहते हैं मगध साम्राज्य। ठीक है। शुंग, कण्व और आंध्र सातवाहन, वो जो 3 वंश है उसको हम लोग कहते हैं ब्राह्मण साम्राज्य, और इसको कहते हैं मगध साम्राज्य। ब्राह्मण साम्राज्य अलग पढ़ेंगे, और मगध साम्राज्य में हम लोग हरियक पढ़ लिए, शिशुनाग पढ़ते हैं। देखिए शिशुनाग वंश का कालखंड क्या था। शिशुनाग वंश का कालखंड देखिए, मौर्य वंश से पहले जितने भी राजवंश है उसकी डेट में बहुत सारा मतभेद है, क्योंकि बौद्ध ग्रंथों में अलग लिखा हुआ है, पुराणों में अलग लिखा हुआ है, और जैन ग्रंथों में अलग लिखा हुआ है। कोई भी पुख्ता चीजें वही 1-1.5 साल का हेरफेर सब में रहता है, और पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाती है। लेकिन जो सबसे एक्यूरेट माना जाता है इतिहास में वही मैं बताऊंगा। मौर्य वंश के बाद ये सब झमेला खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे मौर्य वंश का प्रमाण थे, बहुत सारे उसके साहित्यिक उल्लेख थे, जिससे उसकी एक्यूरेट डेट पता चल जाता है। तो शिशुनाग वंश का आपको डेट याद रखना पड़ेगा, 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व। ठीक है। शिशुनाग वंश का स्थापना किसने किया था? स्वयं शिशुनाग ने। शिशुनाग के नाम पे इसका नाम शिशुनाग पड़ा। इसका कार्यकाल कितना होगा शिशुनाग का? 412, क्योंकि ये तो आपको याद है कि हरियक वंश के आखिरी राजा नागदशक को 412 ईस्वी में ही शिशुनाग पदस्थ करता है और खुद राजा बन जाता है। शिशुनाग उसका अमात्य रहता है, मतलब एक बड़ा पोस्ट में कोई मंत्री रहता है। ठीक है। अमात्य मतलब मंत्री, बड़ा पोस्ट। तो शिशुनाग राजा बन जाता है 412 ईस्वी में, और ये कब तक रहता है? 394, ये सब ईसा पूर्व है। ठीक है। ईसा पूर्व 394 ईसा पूर्व तक ये राजा रहता है। ठीक है। इसके बाद इसका बेटा कालाशोक बनता है। शिशुनाग के बारे में आपको क्या क्या चीज याद रखना पड़ेगा। देखिए शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन। ठीक है। नंदीवर्धन ये आखिरी राजा, इसको मौर्य वंश का, इसके नहीं, शिशुनाग वंश का आखिरी राजा नंदीवर्धन, जिसको नंद वंश का पहला राजा महापद्मनंद मार के नंद वंश की स्थापना करेगा। और यही नाम है, शिशुनाग को बहुत सारे बुक में नंदीवर्धन नाम से बुलाया गया है। ठीक है। नंदीवर्धन, तो एक तरफ से समझ सकते हैं शिशुनाग वंश का आखिरी राजा भी नंदीवर्धन और पहली राजा भी नंदीवर्धन। इसे बड़ी अच्छा से आपको याद हो सकता है। ठीक है। और क्या याद रखिएगा, इसके कुल के बारे में 2 बुक अलग अलग मत रखता है। जैसे महावंश बुक क्या कहता है? महावंश बुक कहता है कि ये लिच्छवी का कोई राजा था, लिच्छवी गणराज का कोई राजा था, गणिका के साथ के संबंध से बच्चे पैदा हुए थे, उसको था शिशुनाग। गणिका बोले तो जो अविवाहित टाइप के। ठीक है। तो उस महावंश, पहले महावंश क्या है? आपने इतिहास जब भी पढ़ते होंगे 2 बुक का नाम बार बार आता है, दीपवंश और महावंश। तो ये दीपवंश और महावंश क्या है? ये श्रीलंका का बुक है। श्रीलंका को इतिहास जानने के लिए
पूरी बहुत ही अच्छी बुक है। श्रीलंका के बुद्धिस्टों का पूरा इतिहास है, बुद्धिस्ट राजाओं का। तो बुद्धिस्ट जब पढ़ाया जाएगा, इसमें लिखा जाएगा, तो इंडिया के बारे में पढ़ना ही जरूरी है, क्योंकि बुद्ध का जन्मदाता इंडिया ही है। तो इस चक्कर में हमें इंडिया की भी जानकारी मिल जाती है इन दोनों बुकों से, दीपवंश और महावंश से। तो बार बार इसमें इतिहास में जिक्र आता है। ये श्रीलंका का इतिहास बताता है, वहीं लिखा गया, वहीं के लेखकों द्वारा लिखा गया। तो महावंश ये कहता है। उसके बाद पुराण इसे कहता है क्या? पुराण कहता नहीं, ये क्षत्रिय था। ठीक है, क्षत्रिय था। उसके बाद पढ़िएगा, इसका सबसे बड़ा 2 काम हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। एक क्या, इसने आपने देखा था मगध साम्राज्य में क्या क्या मिल गया था? अंग मिल गया, उसके बाद वज्जी मिल गया, कौशल मिल गया। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, कौशल मिल गया और काशी मिल गया। यहाँ पे देखिए अवंती छूटा हुआ था, जस्ट अवंती का बॉर्डर लगता था। तो शिशुनाग ने अवंती को पूरी तरह से हड़प लिया। ठीक है, थोड़ी सी जो ये है, अजातशत्रु हड़पता है अवंती को अपने कार्यकाल में, लेकिन पूरी तरह से कौन हड़पता है? शिशुनाग हड़पता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अवंती को हड़पता है कौन? शिशुनाग। और किसको हरा के? देखिए बहुत आसान है याद करना, अवंती वर्धन को ही हरा के, वहां का राजा भी अवंती वर्धन रहता है। ठीक है, कितना सिंपल है। इतना आपको इसके बारे में याद रखना पड़ेगा। बड़ा काम, दूसरा बड़ा काम इसने क्या किया? वत्स को जीता, इलाहाबाद वाले क्षेत्र को जीता, वत्स को। ठीक है, वत्स को जीता। तो आप याद रखिएगा कि एक अवंती को मगध में मिलाया और वत्स को मगध में मिलाया। मगध और इसके बाद वाले वंश जो अभी आएगा ना, नंद वंश, वो और भी महाजनपदों को जोड़ेगा। उसके बाद वाला वंश जो मौर्य वंश आएगा तो वो तो सारे को जोड़ लेगा। ठीक है, तो अभी इस काल में कौन कौन जुड़ा? शिशुनाग किसको किसको जुड़ा? वत्स को और अवंती को। और इससे मगध के उत्कर्ष में क्या फायदा मिला? देखिए, अवंती को जब जोड़ लिया तो पूरा मालवा का सबसे समृद्ध रीजन इसके हाथ में आ गया। मालवा बोले तभी का भोपाल, धार, उज्जैन, इंदौर, वो वाला जो एमपी का बहुत बड़ा उपजाऊ फर्टाइल एरिया और बिजनेस में बहुत आगे वाला एरिया। उज्जैन बहुत बड़ा शहर हुआ करता था, शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। तो अवंती आ गया इसके अधीन, तो और पावर बढ़ गया इसका। और वत्स देखिए इसके पश्चिम भाग में था। ठीक है, वत्स इस साइड में था उस समय के मगध के। तो उससे क्या हो गया? वत्स से जब ये हो गया, इसको पश्चिम देशों के साथ व्यापार करने का मौका मिला। तो जब व्यापार बढ़ेगा तो धन दौलत मगध का बढ़ने लगा। तो मगध के उत्कर्ष में ये भी काम बहुत बड़ा चीज साबित हुआ। ये लोग सिर्फ रोड बना रहा है। ठीक है, मेन गाड़ी तो अभी मौर्य चलाएगा, अशोक चलाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, उन लोग फुर करके उड़ेगा। इन लोग तो सिर्फ रोड बना के दे रहा है। ठीक है, और दूसरा इसका सबसे बड़ा काम क्या है? ये अपनी राजधानी को वैशाली ले जाता है। ठीक है, वैशाली। ठीक है, पटना के आसपास ही है वैशाली। तो देखिए राजधानी कैसे चेंज हुआ भाई? पहले गिरिव्रज था बृहद्रथ के जमाने में। उसके बाद हर्यक वंश का राजगिरी हो गया। हर्यक वंश का एक राजा उदयन पाटलिपुत्र ले जाता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या चेंज हुआ? शिशुनाग इसको कहाँ ले जाता है? वैशाली। ठीक है, जब आपको बुक में पूछा जाए शिशुनाग वंश की राजधानी कहाँ थी, तो आप वैशाली मानिएगा। क्यों? क्योंकि वैशाली ज्यादा दिन तक रहता है। इसके बाद अभी पाटलिपुत्र भी राजधानी बनेगा। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा शिशुनाग के बारे में। अब इसका बेटा आता है कालाशोक। ठीक है, कालाशोक इसलिए नाम इसका पड़ा क्योंकि काला कलर का था, इसका कलर ही काला था, इसलिए कालाशोक इसका नाम है। ठीक है, ये शिशुनाग का बेटा है कालाशोक। ठीक है, कालाशोक नाम किसमें मिलता? महावंश में। वही महावंश अभी पढ़े ना, श्रीलंका वाला बौद्ध साहित्य। और इसका काकवर्ण एक नाम है, काकवर्ण। ये इस काकवर्ण नाम से ये कहा जाना जाता है? पुराणों में। ठीक है, पुराणों में आपको पता होगा कि पुराणों से मौर्य वंश की बहुत जानकारी मिलती है। ठीक है, वायु पुराण से गुप्त वंश की, और भागवत पुराण से आंध्र सातवाहनों की, और विष्णु पुराण से मगध की जानकारी मिलती है। मगध इसके मौर्य साम्राज्य आएगा उसकी पूरी जानकारी, और इन लोगों की थोड़ी थोड़ी। ठीक है, वो विष्णु पुराण से। तो ये काकवर्ण। तो काकवर्ण याद क्या रहेगा? काक मतलब काला ही होता है।
ठीक है, काला कलर, वर्ण मतलब कलर, तो काला अशोक, काला कलर होने के वजह इस काला कलर से काकवर्ण, इसका नाम आपको याद हो जाएगा। इसके क्या क्या काम हुए देखिए, इसका बाप ने कहा वैशाली ले गया था राजधानी, ये पुनः राजधानी कहाँ के लिए आता है, पुनः पाटलिपुत्र ले आता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा इसको लेके। ठीक है, ये 28 साल का शासन करता है। इसका बाप कब तक किया, 394 में तक किया, तो ये 394 से कब तक करेगा, जब तक इसकी हत्या नहीं हो जाती है। 366 में इसकी हत्या हो जाती है। ठीक है, इसकी हत्या कौन कर देता है, अभी नंदवंश पढ़ेंगे ना, तो नंदवंश का पहला राजा महापद्मनंद, महापद्मनंद ये हत्या कर देता, चाकू मार देता, पेटे में भोंक देता है। और क्या याद रखिएगा, आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये कालाशोक बुद्धिस्ट थे, ये लोग बुद्ध को मानते थे। ठीक है, शिशुनाग वाले। कालाशोक का देखिए क्या हुआ, कालाशोक के शासन काल में ही 383 ईसा पूर्व का समय आया, 383 ईसा पूर्व का समय, और गौतम बुद्ध की जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो कितना 100 साल का गैप हुआ। ठीक है, तो इसी खुशी में 100 साल पूरे होने की खुशी, जिस दिन महापरिनिर्वाण होता है 483 में, उस दिन पहला बौद्ध संगीति होता है, और जिस दिन 100वां साल पूरा होता है उस दिन दूसरी बौद्ध संगीति होता है। तो दूसरी बौद्ध संगीति हमेशा क्वेश्चन आता है किसके समय में हुआ, तो कालाशोक के समय में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, राजधानी में, वैशाली में। ठीक है, उस समय कालाशोक की भी राजधानी वैशाली थी। 383 के बाद ही पटना उसने पाटलिपुत्रा चेंज किया था। ठीक है, सवाकमी बोल के जो मेन गुरु था इन लोगों का वो था, पहले वाला में महाकश्यप था, उसके वो अध्यक्ष था, इसमें सवाकमी अध्यक्ष था। ठीक है, एक क्वेश्चन बार बार आता है, यश थेर किस बौद्ध संगीति में हिस्सा लिए थे। थेर मतलब होता है बौद्ध विद्वान। ठीक है, तो यश थेर दूसरी बौद्ध संगीति में भाग लिया था। दूसरी बौद्ध संगीति में हुआ क्या, जो संघ है ना, जो संघ, धर्म नहीं, धर्म अलग चीज होता है, संघ मतलब ग्रुप, 2 ग्रुप में बट गया। यहाँ धर्म नहीं बदला है, हीनयान धर्म जब बदलता है बौद्ध धर्म तो हीनयान और महायान बनता है। ठीक है, हीनयान और महायान, बाद में एक और आ जाता है वज्रयान, ये धर्म बटा है। ठीक है, सोच बचा है। इसमें क्या होता है, संघ बटा है, मतलब ग्रुप बटा है, एक स्थाविर एक महासंघिक, 2 ग्रुप बन जाता, संघी। इसमें कोई नहीं है, सब एक ही मान्यता है। मान्यता यहाँ धर्म चेंज होता है तब मान्यताएं चेंज होती है, यहाँ से ग्रुप चेंज हो जाता है। 60 साल के ऊपर वाला एक साथ रहेगा, इस जवान इस साइड रहेगा, इस तरह का ग्रुप बनता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा इसमें। अब देखिए पिछले वीडियो में इसके बाप ने क्या किया था, कहानी यहीं से शुरू होती है। इसके बाप ने क्या किया था, अवंती को यहाँ जीत लिया था। तो अवंती में जितने भी अमात्य थे, बड़े बड़े मंत्री सब थे। ठीक है, तो उन लोगों ने बोला था कि हमें हमारा जब राज्य छीन गया, पोस्ट छीन गया, तो बदला लेने के लिए सोचा कि शिशुनाग वंश का हम लोग अंत कर देंगे। तो यहाँ के अमात्यों ने क्या किया, आनंदी नाम की गणिका को तैयार किया। ठीक है, आनंदी नाम की एक लेडीज को तैयार किया और प्रेम जाल में फंसाया किसको, कलुआ अशोक को, काला अशोक, सॉरी, एक काला अशोक को फंसाता है। शादी हो जाती है और यहीं से सारी चीज याद हो जाता है। तो यहीं से नया एक मोड़ आता है, कालाशोक आ जाता है। तो कालाशोक का बाल काटता कौन था, कालाशोक का बाल काटने वाला रहता है कौन, महापद्मनंद का बाप। ठीक है, तो महापद्मनंद का बाप इन लोगों के राजाओं के बाल काटते थे। तो आनंदी जो था ना, आनंदी का कोमल विचार आ गया था इसके प्रति। ठीक है, तो इसने जिद करके, कालाशोक से जिद करके बोला कि महापद्मनंद को बड़ा पोस्ट दो कोई अपने मगध राज्य में। तो इसने बड़ा पोस्ट दिया और नाई के लड़के, ये काटने वाला लड़के एक बहुत बड़े पोस्ट में चला गया, और ये बहुत ही सुयोग्य था, विद्वान था, ताकतवर था। ठीक है, तो ये तो आनंदी बदला ले रहा था किसी तरह। महापद्मनंद को, कालाशोक को मौका देखते ही 66 में मार दिया गया। ठीक है, 366 में मार दिया गया।
ठीक है। और कालाशोक का 10 बेटा था, ठीक है, 10 बेटा था। और जब 366 में मार दिया तो मारने के तुरंत बाद ही महापद्मनंद ने राज्य नहीं हड़पा, सब उसके 10 बेटे जो उत्तराधिकारी थे उसको भी धीरे धीरे खत्म किया। इसी में 22 साल और शासन बढ़ गया, ठीक है। 366 से 22 साल और जोड़ लीजिए तो आपको हो जाएगा 344, मतलब 344 साल में शिशुनाग वंश, मतलब 344 ईस्वी में फिर महापद्मनंद आखिरी राजा जो इसका होता है उसको खत्म कर देता है, ठीक है। कौन आखिरी राजा होगा? नंदीवर्धन। मैंने बताया पहला राजा शिशुनाग को भी नंदीवर्धन कहा जाता था, इसको भी नंदीवर्धन जो सबसे छोटका बेटा था उसको मार देता है और 344 ईस्वी में नंद वंश की स्थापना करता है। इतना चीजें आपको याद रखना पड़ेगा कालाशोक के बारे में, ठीक है। अब नंद वंश की स्थापना कब हो गई भाई? 344 ईसा पूर्व। नंद वंश 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक, ठीक है। ये नंद वंश का शासन काल रहता है, ज्यादा दिन तक देखिए रहता नहीं है। इस वंश को याद रखिएगा नवनंद वंश भी कहा जाता है, पूछा जाता है नवनंद वंश, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। इसका क्या थ्योरी है वो भी मैं बता देता हूँ। इसमें राजा कौन बना? टोटल 9 राजा बनने की वजह से 9 राजा। एक राजा कौन? महापद्मनंद और 8 राजा कौन? 8 इसका बेटा था, ठीक है, 8 इसके बेटा थे। तो ये महापद्मनंद और इसके 8 बेटा ने शासन किया था, इसीलिए इसको नंदवंश, नववंश, नवनंद वंश ये कहा जाता है, ठीक है। महापद्मनंद के वजह से देखिए हमारे इतिहास में ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजपूत और ब्राह्मणों ने शासन किया है, इस तरह का ये चलता है ना कि वही लोगों ने जो उच्च वर्गीय है वही लोगों ने शासन किया। हर आदमी, धोबी ने शासन किया है, वो पासवान लोग होते हैं उन लोगों ने भी, वो भी राजा थे, जसपुर के राजा थे, आदिवासी झारखंड में राजा हुआ करते थे। तो हर संप्रदाय ने राजा किया, यादव लोग, जाट लोग, सब ने अपने अपने प्रांत में शासन किया। यहाँ पे देखिए ये नाइयों का वंश था, ठीक है। तो महापद्मनंद, लीग से हट गया मैं, कहा पढ़ा रहा था, चलिए नववंश ये हो गया। इनके सारे बच्चों का नाम याद रखना जरूरी नहीं है, इसका आप सबसे छोटा बेटा नाम धनानंद का नाम याद रखिएगा, धनानंद, ठीक है। इस धनानंद को कौन मार देता है? चंद्रगुप्त मौर्य मार के मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। तो देखिए इसके 8 बेटे के बारे में जानकारी, जो नंदवंश के 9 राजाओं की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है भाई? ये महाबोधि वंश, ठीक है, महाबोधि वंश। ये कौन सा है? बौद्ध साहित्य है, इसमें से पता चलता है। बौद्ध साहित्य में क्या क्या नाम दिया है 9 बच्चियों का? उग्रसेन, ठीक है, एक है उग्रसेन, दूसरा है पांडुगति हो गया, उसके बाद हो गया भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविनाशक, उसका देश सिद्धक, कैतर्क, ये सब याद रखना जरूरी नहीं है। और धन मतलब वही धनानंद। यहाँ पे देख लीजिएगा कि उग्रसेन को 9 राजाओं का नाम है, उग्रसेन खुद नाम है किसका? महापद्मनंद का ही एक नाम है उग्रसेन। क्वेश्चन आएगा महापद्मनंद का नाम महाबोधि वंश बुक में क्या लिखा गया है? उग्रसेन नाम है उसका। बाकी ये 8 उग्रसेन का मतलब महापद्मनंद का बेटा रहता है, ठीक है। अब इसके नाम से लेकर 2-4 क्वेश्चन याद रखिएगा। पूछेगा कि महापद्मनंद कहाँ पे इसका नाम मिलता है भाई? महापद्मनंद जैन ग्रंथों में मिलता है। अब पूछेगा महापद्मनंद का नाम उग्रसेन कहाँ मिलता है? बौद्ध ग्रंथों में मिलता है, महाबोधि वंश में।
फिर एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछेगा, इसका नाम अग्रमीज कब पड़ता है? अग्रमीज कब पड़ता है भाई? अग्रमीज ग्रीक, ग्रीक है ना, यूनान साहित्य में, ग्रीक साहित्य में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी ग्रीक लोग, यूनानी लोग प्लान कर रहा है आने का। सिकंदर, यूनानी मतलब सिकंदर, ये धनानंद के समय ही सिकंदर आएगा, 325 ईसा पूर्व में अटैक करेगा। तो उन लोगों ने तो इसके पढ़ रहा होगा ना, कितना कम समय, 344 और 323 में ज्यादा दूरी ही नहीं। उन लोग वहां पे ये कर रहा होगा, गणना कर रहा होगा कि वहां का तो सबसे शक्तिशाली राजा अभी कौन है? महापद्मनंद। प्लानिंग कर रहा होगा, तो उसने अपने साहित्य में अग्रमीज नाम दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं इसकी उपाधियां। उपाधियां आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए, 2 उपाधि हमेशा इसका पूछा जाता है, ठीक है। इसकी 2 उपाधि है भाई, क्या क्या? एक है परशुराम का अवतार, दूसरा है एकरात। एकरात इसकी एक उपाधि है, दूसरा परशुराम का अवतार। ये परशुराम का अवतार कहां से मिलता है जानकारी? पुराणों से। परशुराम का लोग फेमस है, क्षत्रियों का विनाश करने के लिए जाना जाता है। उस परशुराम को क्षत्रियों का विनाश करने के लिए जाना जाता है इसे। उसी तरह महापद्मनंद ने भी क्षत्रियों का विनाश करना शुरू कर दिया था, ठीक है। क्षत्रिय लड़ाकू प्रवृत्ति के होते थे, लड़ाई। परशुराम ने कल्पक बुद्ध, एक बुद्ध था कल्पक, उस कल्पक बुद्ध का मदद लेके महापद्मनंद ने अब मगध एरिया में क्षत्रियों का, आसपास एरिया में मारने का कोशिश किया था, या मार भी रहा था। तो इस वजह से इसको परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है भाई, इसका एक उपाधि एकरात, ठीक है। प्रथम राजा था जिसने एकरात की उपाधि धारण किया। एकरात मतलब पूरे एरिया को एक बनाना, ठीक है। इसने देखिए, इसकी बंगाल से लेके उधर ईस्ट से, बंगाल से शुरू कर दिए, इधर सीधे में जितना दूर आता है, ठीक है, राजस्थान तक, ऊपर में हिमालय तक, नीचे गोदावरी नदी तक, इतनी बड़ी एरिया को इसने एक कर दिया था। डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में बटा हुआ था ना, महाजनपदों में बटा हुआ था। अभी बहुत बड़ा विजेता बना था। तो ये आपको इतना याद रखना पड़ेगा। दूसरी बात क्या होगा, आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए, पाणिनि का नाम सुने होंगे ना, पाणिनि। इस पूछेगा पाणिनि किसका मित्र था? पाणिनि, जिसे संस्कृत व्याकरण का जनक कहा जाता है। और पाणिनि ने कौन सा बुक लिखा है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी यही बुक है जिसको संस्कृत का जनक इस बुक को कहते हैं। लेटर राइटर को भी संस्कृत का जनक कहते हैं। ये मित्र रहता महापद्मनंद का। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद कर लीजिए। देखिए, जब ये इतना शक्तिशाली राजा रहता है तो इसके दरबार में बड़े बड़े कवि विद्वान रहते हैं। उस विद्वानों के भी नाम पूछे जाते हैं, कौन कौन विद्वान रहते हैं इसके दरबार में। आपने वर्ष, ठीक है, वर्ष कौन है? पाणिनि का गुरु, ठीक है। पाणिनि पढ़ने कहाँ आता है, कहाँ पढ़ाई करता है? पाटलिपुत्रा में, जहां इसकी राजधानी है, महापद्मनंद की राजधानी है, वहीं आके पढ़ाई करता है, वहीं पे दोस्ती होता है। दूसरा विद्वान रहता है उपवर्ष, ये भी नाम याद रखना है। तीसरा रहता है कात्यायन, ठीक है, कात्यायन नाम सुने होंगे। वारुची इसी के दरबार में रहते हैं, बहुत फेमस कवि वारुची। उसके बाद पिंगल कवि। ये सब कवि के नाम याद रखेंगे जो महापद्मनंद के दरबार में रहता था। अब आपको याद रखना पड़ेगा सबसे फेमस चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कलिंग विजय, ठीक है। किसका कलिंग विजय? महापद्मनंद का कलिंग विजय, ठीक है। सब कलिंग जीता था, बाद में अशोक भी जीतेगा, ठीक है। पहला कलिंग विजय इसने ही किया था। कलिंग विजय हुआ था, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है। ये हाथी गुम्फा अभिलेख किसका था? राजा खारवेल का, ठीक है। उसने लिखवाया था ये अभिलेख, ठीक है। बाद में राजा बना था, कलिंग का राजा बना था खारवेल। तब इसने ये लिखवाया था कि ऐसे ऐसे क्या क्या घटनाएं हुई थी, किस तरह महापद्मनंद ने
कलिंग जीता था। कलिंग जीतते समय दो घटनाएं आपको याद रखना पड़ेगा। जिनसेन की मूर्ति को कलिंग से उठा के मगध ले आया था महापद्मनंद ने। और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज याद रखना पड़ेगा, पूरा नंद वंश जैन था, ठीक है। पूरा नंद वंश में आपने पीछे देखा होगा कालाशोक बौद्ध था, शिशुनाग बौद्ध था, और उससे पहले जो तीनों थे हर्यक वंश के सारे बौद्ध और जैन दोनों थे। और यहाँ पे देखिए पूरी तरह से जैन है, नंदवंश पूरी तरह से जैन है। और ये जिनसेन की मूर्ति ले आके मगध में लाता है। दूसरा चीज, जब कलिंग जीत लेता है तो कलिंग में नहरों का जाल बिछाता है, बहुत बड़े बड़े नहर बनवाता है महापद्मनंद ने। ये सब चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नंद वंश से इतना ही। नंद वंश से ज्यादा सवाल आते भी नहीं है, जितना आते हैं वो मैंने बता दिया आप लोगों को। दोस्तों धन्यवाद आप लोगों का। एक चीज बताना भूल गया इसका सेना के बारे में, ठीक है। सेना देखिएगा, इसका सेना के बारे में बहुत क्वेश्चन आता है कि बहुत विशाल सेना हुआ करता था। जो धनानंद आखिरी राजा रहता था, इसका नाम जिस तरह धनानंद, उसी तरह धन के लिए पागल रहता था। ये सिर्फ धन कमाना जानता था। इसने मतलब इसका और बुक में ऐसे लिखा गया है ना, आदमी ये इतना टैक्स लगा दिया हर एक चीज में। एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। इसने तो जो बच्चे जन्म पे टैक्स लगाया, तो ठीक है, आदमी खुशी खुशी बच्चे जन्म पे टैक्स दे देगा, लेकिन इसने आदमी की मौत पे भी टैक्स लगा दिया कि आदमी मरेगा तो टैक्स देना पड़ेगा, और लकड़ी खरीदने के लिए टैक्स देना पड़ेगा। तो इतना ये था कि जनता त्रस्त थी। इसी का फायदा उठाया चंद्रगुप्त मौर्य ने और जीत लिया। चंद्रगुप्त, इसके सेना में कितने थे? 20 लाख पदाती सेना थे, मैंने पैदल सेना। 20 लाख बहुत बड़ा चीज होता है। सॉरी 20 लाख होता है, 2 लाख पैदल सेना, कितना बड़ा चीज है। उसके बाद कहते हैं 20,000 घुड़सवार थे, घुड़सवार, ठीक है। 3,000 हाथी थे और 2,000 रथ थे। बताइए, इतनी बड़ी सेना को चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही आसानी से हरा देता है, एक छोटी सी सेना लेके, ठीक है। और इसी समय धनानंद के समय उधर तैयार बैठा है, पहुंच गया है इंडिया के पास, आसपास पहुंच गया, अटैक हो गया है इसका, सिकंदर का। पहला विदेशी का आक्रमण, सिकंदर का आक्रमण, कहां से? ग्रीक से। और उसी साहित्य में महापद्मनंद का नाम अग्रमीज बनता है, क्योंकि वो वेट करता है कि महापद्मनंद की मौत हो जाए, क्योंकि वो प्रतापी राजा है। अग्रमीज की मौत हो जाए, इस तरह का जिक्र है कि वो जब राजा हटेगा तब हम लोग अटैक करेंगे, इस तरह का प्लान था। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप लोगों का। नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा जल्दी।